अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमने अपनी एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपनी प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज है वो भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, बुज़दार ट्यूटोरियल्स। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6 के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियोज़ आप प्रीवियस वीडियोज़ आप वहाँ जाके आप वॉच कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा या एंड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है हमने एक्सरसाइज 6.6 अपने चलते हैं और पेज नंबर 251 और चैप्टर 6 इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा टॉपिक है। तो हमने जो एक्सरसाइज 6.6 करनी है उसको हम पढ़ते हैं। रिंगो कंपनी एट दी 900,000 ऑफ द सेल्स इन ईच ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2004 टू 2006। अब वो कहते हैं कि एक रिंगो कंपनी है, उसकी जो 900,000 की सेल्स हैं वो कितने ईयर्स की सेल्स हैं 2004 से 2006 की 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं। मतलब लगातार जो 3 साल आ रहे हैं 2004 से 2006 तक उनकी सेल्स कितनी हुई है रिंगो कंपनी की 900,000। अब वो कहते हैं इट परचेज द मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ऑफ 500,000 इन ईच ऑफ दोज ईयर्स। अब वो कहते हैं कि उन्होंने परचेज़ किए मर्चेंडाइज जिनकी कॉस्ट थी 500,000 उन ईयर्स में जो 2004 से 2006 तक थे। अब वो कहते हैं कि इट आल्सो मेंटेन्ड 200,000 इन्वेंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द 3-year पीरियड। अब वो कहते हैं कि उन्होंने मेंटेन किया 200,000 इन्वेंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग जो उनकी इन्वेंट्री थी उन्होंने क्या मेंटेन किया, कितना मेंटेन किया था 200,000, और टू द एंड ऑफ द 3-year पीरियड जो उनकी बिगिनिंग से लेकर एंड तक जो उन्होंने मेंटेन किया इन्वेंट्री को वो कितने थे 200,000। उसके बाद वो कहते हैं इन द अकाउंटिंग फॉर द इन्वेंट्री इट मेड एन एरर एट द एंड टू द ईयर 2004। अब वो कहते हैं कि जब वो अकाउंटिंग में हमारी जो इन्वेंट्री थी उसमें जो एरर आ गया, किस में कहाँ आ गया, एट द एंड ऑफ द ईयर 2004। अब वो कहती हैं कि हमारे पास जो ईयर एंड था 2004 का उसमें 2004 के ईयर के एंड में हमारे पास क्या आ गया, अकाउंटिंग में एरर आ गया, मतलब हमारी इन्वेंट्री में क्या आ गया, एरर आ गया। उसके बाद वो कहते हैं डेट काज इट्स ईयर एंड 2004 इन्वेंट्री to appear on its statements at 180,000 rather than the corrected 200,000। अब वो कहते हैं कि जो एरर आया वो हमारी जो 2004 की इन्वेंट्री थी एट दी एंड ईयर एंड 2004 की जो हमारी इन्वेंट्री थी उसमें वो 180,000 आ गया उसका एरर, मतलब जो 200,000 में दिया गया था उसकी जगह क्या आ गया 180,000। अब हमें रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, कहते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द करेक्ट अमाउंट ऑफ द कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट ईच ऑफ द ईयर 2004 टू 2006। अब हमें फाइंड करने के लिए कहते हैं कि हमारे पास 2004 से 2006 तक हमने 3 ईयर्स के लिए क्या फाइंड करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। और उसके बाद वो कहते हैं प्रिपेयर द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एज इन द एग्जिबिट 6.11 टू शो द एन इफेक्ट ऑफ द एरर ऑन द कंपनीज कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द ईयर। अब वो कहते हैं कि हमने क्या बनाना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है, जो हम अपने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हम बना चुके थे अपनी इनकम स्टेटमेंट। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन उसमें एरर नहीं दिया गया था, इसमें हमें एरर दे दिया गया है तो हमने वो सॉल्व करना है। तो जब हमारी पहली रिक्वायरमेंट है उसमें हम ज़रा गौर करें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कहा गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे लिए कौन सी 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सेल्स होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, CGS होनी चाहिए। हमारे पास जो हमारी सेल्स थी वो तो हमारे पास मौजूद है, मतलब जो हमने 900,000 की सेल्स की थी 300, लेकिन हमारे पास CGS मौजूद नहीं है। तो CGS फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो हम अपनी सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट बी जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले जो हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसमें हमारे पास जो टोटल सेल्स होंगी वो भी आ जाएंगी और हमारे पास जो CGS होगा वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम सबसे पहले अपना जो रिक्वायरमेंट बी है हम वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट बी की हेडिंग दे देनी है और सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्टिकुलर्स 2004, 2005 और 2006 के ये ऐसे 3 कॉलम बना लेने और एक पार्टिकुलर्स का बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमें सेल्स दी गई थी उसके सबसे पहले हमें सेल्स दी गई थी तो एक तो पहले आप बात ये देखें ना कि हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते किस तरह, मतलब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में होता क्या है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ हमें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारी, पार्टिकुलर्स हमारे क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स आ जाता है,
सेल्स के बाद हमने सीजीएस फाइंड करना होता है, और जब हम सेल्स को सीजीएस से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये एक छोटा सा हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मतलब हम इस तरह बनाएंगे। लेकिन सीजीएस क्योंकि हमारे पास नहीं दी गई थी, तो सीजीएस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम फाइंड कर चुके थे। बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सीजीएस। तो ये हमारे पास छोटा सा एक इसमें और मेथड आएगा, मतलब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेथड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, अपना सीजीएस फाइंड किया था, वही इसमें हम अप्लाई करेंगे। और सेल्स जब हमारे पास सीजीएस आ जाएगा तो सेल्स को हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स को जब माइनस कर देंगे सीजीएस से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिंपली हमने इस क्वेश्चन में ये करना होगा। फिर उसके बाद हमने अपना जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ये हमारे पास जो एरर्स आए हैं उनका आया है ना, जो हमने मतलब जो हमारा एरर आया था 180,000 का 200,000 के बजाय हमारा एरर क्या आ गया था 180,000। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट उस एरर का होगा। मतलब हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाई जब, तो उसमें हमने एरर को भी इंक्लूड किया। लेकिन जब हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो उसमें हम सिर्फ ये जो अपना सीजीएस होगा, ये 3 वैल्यूज़ लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले हमने हमने करना क्या, सबसे पहले हमने सेल्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है। सेल्स की वैल्यूज़ हमारे पास फर्स्ट लाइन ज़रा अगर पढ़ें आप, तो हमें क्या कहा गया था, रिंगो कंपनी एट द 900,000 ऑफ द सेल्स इन ईच ऑफ द 3 कंसिक्यूटिव ईयर्स 2004 टू 2006। अब जो सेल्स दी गई थी वो सब में क्या थी, सेम थी, 900,000 900,000 और 900,000 हमारे पास सब में क्या है, सेम है। अच्छा, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, उन्होंने आगे हमें क्या दिया हुआ था, उन्होंने आगे हमें कहा गया था एंड इट्स परचेजेज मर्चेंटाइज कोस्टिंग द 500,000। अब उसके बाद हमें परचेजेज दी गई थी, तो हमने परचेज भी लिख ली। तो सबसे पहले हमने ये अपने पार्टिकुलर्स लिख लिया ना, सारे जितने भी हमने लिखने थे। तो उसके बाद हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी होंगी जितनी भी होंगी हमारी। तो परचेजेज हमने लिखी, परचेजेज हमारे पास कितनी थी, 500,000, वो भी हमारे पास तीनों में हमारे पास क्या थी, सेम थी, 500,000 500,000 और 500,000। उसके बाद अब देखें ज़रा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 200,000 इन्वेंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। वो अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है, जो हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री है, वो क्या है, हमारे पास 200,000 है। लेकिन हमारे पास उसमें एरर भी क्या आ गया था, 180,000 का आ गया था। तो हमने क्या किया, बिगिनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास थी 200,000, वो हमने अपना 200,000, तो हमारे पास 2004 में तो हमने 200,000 लिख लिया। लेकिन जब हमने नेक्स्ट ईयर की बात की तो हमारे पास क्या आ गया, वो एरर 180,000। और उससे नेक्स्ट ईयर में फिर जब वो क्योंकि हमारे पास जो हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखनी थी, वो उन्होंने क्या कहा था, हमें ज़रा क्वेश्चन में जाके पढ़ें, इट आल्सो मेंटेन 200,000 इन्वेंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द 3 इन द अकाउंटिंग फॉर द इन्वेंट्री इट मेड एन एरर एट द एंड ऑफ द ईयर 2004। अब वो एट द एंड ऑफ 2000, मतलब एट द एंड जो 2004 का होगा, स्टार्ट कौन सा ईयर होगा, फिर 2005। तो एरर किस में आएगा, 2005 में एरर में आएगा। तो जो एरर की वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ आ जाएगी, 180,000 2005 में आ जाएगी। और बाकी जितनी भी 2004 और 2006 की होंगी वो हमारे पास जो उन्होंने दी हुई थी वही आएगी 200,000। और जो एरर आएगा वो किस में आएगा, 2004 में आएगा। इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया किस तरह आपने याद रखना है, इट मेड एन एरर एट द एंड ऑफ द 2004। अब वो क्या कहते हैं कि एट द एंड, जब एट द एंड की बात आ जाती है तो हम कहते हैं कि एट द एंड जब होगा तो 2004 मतलब एंड हो गया, और स्टार्ट कौन सा ईयर होना है, अब 2005 स्टार्ट होना है। तो 2005 में क्या आएगा, हमारा एरर आएगा। तो 180,000 हमने कहाँ लिखना है, 2005 ईयर में लिख लेना है। या आपको होप से बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने सिंपली इन दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमारे पास इन सबको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, ये 700,000 आ गया, ये 680,000 आ गया, ये 700,000 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एंडिंग इन्वेंट्री लिखनी है। अब उसके बाद हमने जब एंडिंग इन्वेंट्री लिखनी है, तो एंडिंग इन्वेंट्री लिखने का जो हमारा इस क्वेश्चन में जो हमारा मेथड है वो क्या है, जो हमारी सेकंड ईयर की जो हमारी क्या होगी,
बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी वो हमारी फर्स्ट ईयर में क्या आ जाएगी, मतलब जो हमारे 2005 में हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वो 2004 में क्या आ जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो इसमें हमने देखना है, ये देखें ज़रा, जो हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री 2005 में थी ये क्या हमारे पास 180,000, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी, बिगिनिंग एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी हमारी 2004 में। और हमारे पास जो 2005 और 2006 में वही जो हमारी 20,000 हमारी इन्वेंट्री थी बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक, वही हमारी क्या हो गई 2005 और 2006 में हमारी 200,000 ये। लेकिन हमें चूंकि इसमें एरर दिया गया था, तो एरर किस में था, बिगिनिंग इन्वेंट्री में एरर आया था हमारे 2005 ईयर में। तो 2005 ईयर में जो हमारा एरर होगा वो हमारा, जब हम एंडिंग इन्वेंट्री की बात करेंगे, जो 2005 हमारा एरर था वो हम बिगिनिंग इन्वेंट्री में, वो हमारा एंडिंग इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, मतलब 2004 में आ जाएगा। तो हमने सिंपली क्या किया, अपना एंडिंग इन्वेंट्री लिख ली, और एंडिंग इन्वेंट्री 180,000 2004 की आ गई, 200,000 हमारे पास 2005 और 2006 में आ गए। तो उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली उसके बाद हमने अपना जो CGS थी वो फाइंड कर ली। CGS हमने कैसे फाइंड की, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मतलब 700,000 को और 180,000 को माइनस कर दिया, 680,000 और 200,000 को हमने माइनस कर दिया, और 700,000 और 200,000 को हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास CGS आ गया अपना 520,000, 480,000 और 500,000। ये हमारे पास क्या आ गया, अपना CGS आ गया। उसके बाद होप से बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप फिर भी आपको क्वेश्चन हो कि क्यों, आपने ज़रूर कमेंट करके पूछना है। तो उसके बाद हमारा जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारा क्या जो फार्मूला होता है, हम क्या करते हैं, सेल्स को माइनस कर देते हैं CGS से। तो सेल्स हमारे पास ये आ गई हैं और CGS हमारे पास ये आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, इन दोनों को माइनस कर देना और इन दोनों को माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी CGS आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। उसके बाद जब हमने अपना इसमें ये जो 2004 और 2004 में हमारे पास सेल्स होंगी और ये जो CGS होगी, इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर हम ये इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 380,000, 420,000 और 400,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ज़रा आप इस क्वेश्चन का जाके बुक में चेक भी देखेंगे तो हमारे पास जो 2004 का जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया वो भी यही दिया गया है, 380,000। मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। मतलब हमारा इसमें जो हमने क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व किया है वो हमारा मेथड और जो हमारा तरीका है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इससे हमारा अंदाज़ा हो गया कि हमें ये क्वेश्चन सही किया है। मतलब 380,000 हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 2004 में। एरर जो हमारा था, इसमें इशू बस एरर का ही था ना, कि हमने एरर सही जगह पे पुट करना हो। मतलब कि हमारा बिगिनिंग इन्वेंट्री था तो हमने एक एरर किस में पुट किया था, 2005 में। और जब एंडिंग इन्वेंट्री था तो हमने एरर वो कहाँ आ गया था, बिगिनिंग इन्वेंट्री में। मतलब 2005 से आके 2004 में आ गया था। मतलब ये जो एरर प्रीवियस जो एरर हमारा 2005 में होगा वो कहाँ आ जाएगा, एंडिंग इन्वेंट्री की जब बात करेंगे 2004 में आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो हमारा जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्वेश्चन में गिवन थी। बस आपने इन दो वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 2005 में हमारे पास एरर रहेगा और एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास 2004 में एरर रहेगा। उसके बाद हमने जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में अपनी कहा था कि हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में फ़ाइंड क्या करना था, हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना था। तो सिंपली हमने क्या किया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में ये देखें ज़रा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी सेल्स फाइंड करनी है और CGS फाइंड करना है। तो सेल्स हमें कितने दी गई थी, 900,000 दी गई थी अपने 3 ईयर्स के लिए। तो 900,000 900,000 और 900,000 इन सब को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया और 3 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए फाइंड करनी है। मतलब हमें जो सेल्स चाहिए वो अपनी कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए चाहिए। तो हमने क्या किया, इनका एवरेज ले लिया, इन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू से उस पर डिवाइड कर दिया। मतलब 3 वैल्यू से 3 पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 9,000 टोटल सेल्स आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, CGS फाइंड किया। CGS फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने ये अपना जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है ये बनाई है और CGS हमने यहाँ से लेनी है।
इन 3 वैल्यू, ये 3 वैल्यू को हमने ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 3 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CGS आ जाएगा। ये देखें हमने यही किया हुआ है। ये जो हमारे पास CGS था 520000 और 480000 और हमारे पास 500000, इसको हमने क्या कर दिया, 3 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा CGS है वो क्या आ गया, 500,000 हमारे पास क्या आ गया, CGS आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हमने फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, अपना जब ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, सेल्स को माइनस कर देंगे CGS से। जो हमारी सेल्स की वैल्यू थी 900,000 और इसको हम माइनस कर देंगे जो हमारी CGS की वैल्यू है, मतलब ये हमारी सेल्स आई थी और ये हमारी क्या आई थी, CGS आई थी। तो इन दोनों को हमने माइनस कर देना, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 400,000। और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने फाइंड करना था वो क्या आ गया, हमारा 400,000। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा क्रिटिकल था, इसमें बस हमें एरर का जो कहा गया था वही थोड़ी सी बात क्रिटिकल थी, वो मैंने आपको लॉजिक उसकी बता दी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन हो, क्योंकि आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है ताकि आपका इशू हल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।